हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आप सबके साथ जुड़ी हूँ एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ जो एग्ज़ाम में 80% चांसेस होते हैं कि पूछा ही जाएगा। आप कोई भी एग्ज़ाम दें, जैसे आप कोई भी टेट दे, सी टेट दे, MP टेट दे, UP टेट दे, या फिर कोई DSSB का एग्ज़ाम दे, KVS का एग्ज़ाम दे, या फिर NVS का एग्ज़ाम दे, या कोई अदर एग्ज़ाम भी आप देंगे तो आपको इसका क्वेश्चन मिलने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए मैं आज आप सबके साथ ये टॉपिक लेकर के जुड़ी हूँ। आज का टॉपिक है हमारा स्वर और व्यंजन के भेद। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, वैसे तो आपको पता ही होगा कि स्वर क्या होते हैं। स्वर होते हैं जिसको किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं होती उसके उच्चारण के लिए, वो होते हैं स्वर। और ये कितने होते हैं संख्या में? 11 होते हैं। ये जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ए, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ, ये इस तरीके से 11 होते हैं। तो अब हमारा मेन पॉइंट है कि स्वर के भेद कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, वो क्या क्या होते हैं। तो अब हम वो देखते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। सबसे पहले हम देखते हैं हर्ष स्वर क्या होते हैं। उसमें क्या होता है कि जिसमें उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय, मतलब बहुत कम समय लगता है, उनको कहते हैं हर्ष स्वर। ये 4 होते हैं, ए, ई, उ और री। ठीक है, अब हम चलते हैं दीर्घ स्वर पर। देखिए, इनमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट ये भी है, और तीसरा पॉइंट ये है कि आपको ये याद भी रखने हैं, और कुछ लोग इनको अपना मतलब बोल करके, उच्चारण करके भी याद रख सकते हैं, जिनको इस तरीके से आसानी लगे। ठीक है, आपको इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत कम भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, जिसमें हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है उच्चारण में, वो होता है दीर्घ स्वर, मतलब इनसे 2 गुना समय लगता है। ये 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, ओ और औ। ठीक है, अब ये हो गए हमारे दीर्घ स्वर। अब हमारा लास्ट आता है प्लुत स्वर कौन से होते हैं। देखिए, इसका चिन्ह याद कर लीजिए। एक तो ये होता है, और ये कब यूज़ होता है? जब हम किसी को पुकारते हैं, मतलब आवाज़ लगाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, 3 मात्राओं जितना, मतलब 3 गुना समय लगता है हर्ष स्वर से। ठीक है, वो हो जाएंगे प्लुत स्वर। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे मैं किसी को आवाज़ लगा रही हूँ, सुनो, तो इसमें क्या होगा, जो ओ है सुनो का, ये थोड़ा लंबा खिंचेगा। जब मैं सिर्फ सुनो कह रही हूँ तो इसमें कोई नॉर्मल होगा ये तो शब्द, लेकिन जब मैं सुनो किसी को पुकारते हुए, आवाज़ लगाते हुए कहूँगी, तो यही हमारा प्लुत स्वर बन जाएगा। जैसे राम, हम कोई भजन कीर्तन करते हैं तो उसमें क्या है, राम की जो ध्वनि है वो लंबी खिंचती है। ओम है, ये भी क्या है, थोड़ा सा लंबा खिंचता है। तो यही क्या होगा, हमारे प्लुत स्वर होंगे, जिसकी उच्चारण के समय हमें 3 गुना समय लगे, और अक्सर हम इसको पुकारते समय यूज़ करते हैं। और इसका चिन्ह आप याद कर लीजिए, बस इजीली हो जाएगा हमारा स्वर कंप्लीट। बहुत सिंपल सा टॉपिक था ना। देखिए, इस टॉपिक से आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इसको एक बार रीड आउट करेंगे और आपको इजीली याद हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपके लिए टॉपिक लेकर के आई हूँ कि आपको इजीली सब कुछ याद रह जाए। अब हम देखते हैं कि अन और अ, ये क्या होते हैं। ये होते हैं अयोग वा। अयोग वा क्या होते हैं? वर्णमेल में इसका स्थान स्वरों के तो बाद होता है और व्यंजन से पहले होता है। अन को अनुस्वार कहते हैं और अ को विसर्ग कहते हैं। अब हम देखते हैं ये दोनों किस किस तरीके से यूज़ होते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम अनुस्वार। जो चंद्र बिंदु बोलते, सॉरी, ऊपर जो बिंदु बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं अनुस्वार। इसका चिन्ह आपको पता ही है। इसका उच्चारण करते समय हवा नाक से बाहर निकलती है, जैसे हंस, कंघा, पंख। जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे कि ये किस तरह से होते हैं। फिर इसका जो प्रयोग है वो पंचमाक्षर के स्थान पर किया जाता है। जैसे पंचम वर्ग ये 5 होते हैं, तो जब हम इनको इस तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे कंघा के लिए हम इस डे का यूज़ करेंगे, चंपक के लिए आधा मैं का यूज़ करेंगे, तो ये क्या होंगे, हमारे अनुस्वार हो जाएंगे। नेक्स्ट इज अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है? जिसमें चंद्र बिंदु यूज़ होती है। इसका चिन्ह आपको आसानी से पता ही होगा। इसका उच्चारण करते समय क्या होता है, हवा नाक और मुख से समान दबाव के साथ बाहर निकलती है। जैसे इसमें हंसी, चांदनी, मांग, भांति, ये सब इसके क्या है, एग्जाम्पल है। तो आपको पता चल गया होगा, अनुस्वार तो होंगे अंकी बिंदी और अनुनासिक होंगे चंद्र बिंदु वाले। अब हम आगे देखते हैं। जब शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा न हो तब चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। देखिए,
जब किसी के ऊपर कोई बिंदु ना हो तो हम चंद्र बिंदु का यूज़ कर लेंगे, और जब कोई मात्रा हो तो उसके साथ अनुस्वार यूज़ हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि विसर्ग क्या होता है। इस ध्वनि का चिन्ह देखिए, अब इसका चिन्ह बता दिया गया है कि ऐसा होता है। इसका उच्चारण है की तरह होता है। विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों मतलब जो कि संस्कृत से आए हुए शब्द हैं उनके साथ किया जाता है, जैसे कि अतः, प्रातः, स्वतः, अंततः। ये क्या हो गए? विसर्ग हो गए, जिसमें ये चिन्ह लगा हुआ है और उनकी जो ध्वनि है वो किस तरीके से हो रही है की तरह। तो ये हो गए हमारे विसर्ग। अब नेक्स्ट आते हैं आगत ध्वनि, मतलब जो आई हुई है। जैसे कि इसकी जो मात्रा होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, ओ की तरह। अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लिखते समय इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपको भी पता है डॉक्टर है तो हम डॉक्टर बोलते हैं तो उसके साथ पूरी चंद्र बिंदु नहीं लगाते, सिर्फ इतना पार्ट लगा के छोड़ देते हैं, इसके ऊपर बिंदी नहीं लगाते। जैसे कॉपी, टॉफ़ी, बॉल, ये सब क्या है? इंग्लिश के शब्द हैं जो कि हिंदी में आ गए हैं, या फिर कहिए कि हम हिंदी में इसको यूज़ करते हैं, लिखते हैं, तो इनको इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये हो गए हमारे आगत ध्वनि। अब हम देखते हैं स्वरों की मात्राएं। ये सब आपको पता ही होगा, इनको तो आई थिंक बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आप बाकी पढ़ लीजिएगा। इनके कुछ शब्द भी यहाँ पर दिए हुए हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? ये वर्ण या फिर ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है उनको व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय हवा मुख के अलग अलग स्थानों को छूकर बाहर निकलती है, ठीक है। अब इनको बोलने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? स्वर की ज़रूरत होती है, और ये स्वतंत्र नहीं होते, और ये वर्णमाला में पूरे 33 होते हैं। अब आपको इनकी जो गिनती है वो याद होनी चाहिए, और एक चीज़ याद रखने की, जिससे स्टार्ट हो रहा है उसको उसी का वर्ग कहा जाता है। जैसे कै वर्ग हो गया, ये च वर्ग, ट वर्ग, तय वर्ग, पै वर्ग, इस तरह से। फिर आगे इनके कुछ अलग भी नाम दिए हुए हैं। इसको ये वर्ग ना बोल करके इनको अंतस्थ बोलते हैं, इनको ऊष्म बोलते हैं, इनको संयुक्त बोलते हैं, इनको आगत बोलते हैं। तो अब इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट पर चलते हैं। पहले व्यंजन के भेद। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन सबको तो वर्ग से याद किया जाता है, लेकिन इनको नहीं। तो हम देखते हैं इसके भेद। भेद इसके भी 3 होते हैं, जैसे कि स्वर के होते हैं। तो सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में क्या होगा? स्पर्श का मतलब आपको पता है, छूना होता है। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय श्वास, वायु और जिह्वा मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करती है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। मतलब जो सांस है हमारी, वो जो हमारी जीभ है वो हमारे मुंह के अलग अलग भाग को छूती है, उसको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। ये होता है टोटल 25। तो अब आप इनका उच्चारण करके देखिए। आप वीडियो देख रहे हैं तो आप इसका उच्चारण करके ज़रूर देखें, तभी आपको इनको अच्छे से ज्ञान होगा। जैसे कै, चे, टे, त, प। तो ये क्या होंगे? अलग अलग मुंह के भागों को छू रही है। हमारी जो जीवा है, हमारी जो मुंह से हवा निकलती है, तो ये सब क्या होंगे? इसलिए स्पर्श व्यंजन होंगे। तो ये बात दोबारा से दे दी गई है कि प्रत्येक पंक्ति में के प्रथम वर्ण के नाम के आधार पर उस वर्ग के अन्य वर्ग व्यंजनों को जाना जाता है, जैसे कि कै वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ मतलब, अंत का मतलब होता है बीच में, और स्थ का मतलब होता है स्थित, मतलब जो बीच में स्थित होता है। वो किस तरीके से? इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन मध्य का सा होता है। उच्चारण के समय जीवा मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती, और ये 4 होते हैं। किस किस तरीके से? य, र, ल, व। ये 4 हो गए, आपको पता चल गया। य, र, ल, व। अब आप जब इनका उच्चारण करेंगे तो आपको इजीली इनका पता चल जाएगा। अब हम हमारा नेक्स्ट देखते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का मतलब होता है गर्म, गर्मी। तो ये कैसे होता है? इन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़कर ऊष्मा पैदा करती है, यानी उच्चारण के समय मुंह से गर्म हवा निकलती है। तो अब ये तो आपको पता चल गया मैंने क्या पढ़ा है, कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं, बोलते हैं इनको, तो मुंह से क्या होती है? गर्म हवा निकलती है। अब ये भी 4 होते हैं। आप इनका उच्चारण करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा। श, से, है, ये क्या है? ऊष्म व्यंजन। तो अब हम देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अब हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गले से बोले जाने वाले कौन से, इन 4 ऑप्शन में से छांटिए कि कौन सा जो वर्ण है वो गले से
उच्चारित होते हैं, मतलब बोले जाते हैं। तो वो क्या है, ये हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गले से, ये 5 बोले जाते हैं। तालव्य मतलब कठोर तालु से, ये बोले जाते हैं च, छ, ज, झ, य, श। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर हमने फिगर के साथ दिखाया हुआ है कि कहाँ से क्या बोला जाता है। तालव्य मतलब ये जो ऊपर का हिस्सा होता है जीभ से ऊपर। फिर मूर्धन्य मतलब कठोर तालु के अगले भाग से, टे, ठे, डे, ढे, अणे, डे, ढे, पे। तो ये क्या हो गए, मूर्धन्य। नेक्स्ट इज दंत्य मतलब दांतों से। जब आप इनको बोलेंगे तो आपको फील होगा कि आपने दांतों पर टच किया है, जैसे ते, थे, दे, धे, ने। नेक्स्ट इज वर्तस्य मतलब दांतों के मूल से, स, ज, र, ल। फिर ओष्ठ्य मतलब दोनों होठों से, प, फ, ब, भ, म। तो आपको ये फील होगा कि जब आप इनका उच्चारण कर रहे हैं तो आपके दोनों होठ जो है मिल रहे हैं आपस में। फिर दंतोष्ठ्य मतलब निचले होठ व ऊपरी दांत से, जैसे वे, फे। तो जब आप इनका उच्चारण करेंगे ना आपको इसलिए पता चल जाएगा, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज स्वतंत्र यंत्र से है। अब हमारा नेक्स्ट आता है श्वास की मात्रा के आधार पर वर्ण भेद, मतलब अब प्राण वायु के हिसाब से क्या क्या भेद होता है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम चांसेस रहते हैं। इस टॉपिक पर 20% ही चांसेस हैं कि क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना ज़रूरी होता है, सारी नॉलेज होनी चाहिए। हमें भले एग्जाम में ना पूछा जाए, बट हम भावी टीचर हैं, होने वाले टीचर्स हैं, तो पता होना चाहिए ना कि हम, ताकि बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके, समझा सके। तो इसीलिए अल्प प्राण देखते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है वे अल्प प्राण कहलाते हैं। जैसे कि इनको बोलने के लिए वायु की मात्रा कम होगी, क्या है, आपने बोल दिया बहुत कम वायु बाहर निकली होगी आई थिंक मुंह से, तो ये जो सब हैं ये अल्प प्राण हैं। नेक्स्ट महाप्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक होती है, जैसे ख, तो आपको इसके उच्चारण से ही पता चल गया होगा कि इसमें जो वायु की मात्रा है वो अधिक है। नेक्स्ट हम देखते हैं संयुक्त व्यंजन। जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं उनको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। वो किस तरीके से, जैसे अक्ष, ये क्या हो गया हमारा संयुक्त व्यंजन। त्र किस किस से मिलकर बना है, त, रे, ए, इससे मिलकर बना है। यहाँ पर इनके कुछ शब्द भी दिए हुए हैं, ये किस किस तरीके से यूज होते हैं, अज्ञ और श्र। तो आप इन सबको देख लेना। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। देखिए जो पहला व्यंजन है वह स्वर रहित होता है और जो दूसरा है वो व्यंजन स्वर सहित होता है। तो इसमें आपको क्या पता चल गया, देखिए इनके साथ व्यंजन नहीं है जबकि इनके साथ व्यंजन है, तो ये कैसे होंगे, संयुक्त व्यंजन, सॉरी स्वर, इनके साथ स्वर नहीं है और इनके साथ स्वर है। नेक्स्ट इज द्वित्व व्यंजन। इसमें क्या होता है, जब एक व्यंजन का अपने समरूप व्यंजन से मेल होता है, मतलब जैसे कि आधा के और के, ये दोनों व्यंजन है लेकिन आपस में मेल हो गया तो इसने क्या बनाया, पक्का। नेक्स्ट आधा में और पूरा में का हुआ मेल, चम्मच। आधा च और पूरा च, कच्चा। आधा तय पूरा तय, पत्ता। तो ये क्या हो गए, दो आपस में व्यंजन जो है जुड़ गए हैं, उनको कहते हैं द्वित्व व्यंजन। नेक्स्ट हम देखते हैं संयुक्ताक्षर व्यंजन। इसमें क्या होता है, जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर सहित व्यंजन से मिलता है। किस तरीके से, देखिए ये क्या है, स्वर रहित और ये क्या है, स्वर सहित। ये दोनों आपस में मिल गए तो क्या बना है, संयुक्त, स्वाद, स्थान, शुद्ध। तो इस तरीके के क्या होंगे, संयुक्ताक्षर। ठीक है, यहाँ दो अलग अलग व्यंजन मिलाकर कोई नया व्यंजन नहीं बनाते, इसमें कोई नया व्यंजन नहीं बना है, बस दोनों को आपस में मिला दिया गया है ताकि एक नया शब्द बना सके, बस। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ण विच्छेद। इस तरह पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि आपको एक शब्द दिया होगा क्वेश्चन में, फिर उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे कि इसका जो वर्ण विच्छेद है वो कौन सा इनमें से सही है। विच्छेद मतलब अलग अलग करना। जैसे कि हम मान लेते हैं कि रजत है हमारे पास, तो र के बाद ये जो र है ना, इसके नीचे ये आधा आने का मतलब है ये आधा है। ठीक है, तो हम ये यूज़ करते हैं, र, अ, ज, अ, त, अ, तो ये क्या बना है, रजत। फिर अगर आ की मात्रा वाला है, र, आ, ज, आ, इस तरह से इन सबका वर्ण विच्छेद किया जाता है। जैसे हम और देखते हैं एग्जाम्पल, किला का देखते हैं, क छोटी ई की मात्रा, ल, आ। हम कीमत देखें तो क, ई बड़ी ई की मात्रा, म, अ, त, अ। तो ये क्या होंगे, इनके वर्ण विच्छेद होंगे। इसी तरीके से बहुत सारे यहाँ पर वर्ण विच्छेद दिए हुए हैं, आप
यहाँ पर या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनको पढ़ने के लिए, या फिर वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। उच्चारण के समय वर्ण की ध्वनि जिस स्थान पर आ रही है, विच्छेद करते समय उसे वहीं पर लिख देते हैं, तो ये हो जाएंगे वर्ण विच्छेद। अब हमारा लास्ट है वर्ण मेल। इसी तरीके से अगर आ गया कि आपको एक विच्छेद जो हुआ है उसको मिला करके लिखिए, तो बस इन सब ध्वनि को आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। जैसे शब्द की, मौलिक और निंदा की यहाँ पर दी हुई है एग्जाम्पल के तौर पर। तो आप इस तरह के जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करें। ये जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़ लें, इसके जो शब्द है उनको उच्चारण करके देखें, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।